आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। रिमझिम बारिश के बीच मुंबई से ये शो लेकर हाजिर हूं। शुरुआत कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की खबर से। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखकर उनके योगदान की तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चिट्ठी में लिखा है कि आप में नए भारत की आत्मा झलकती है, जहां युवाओं की तकदीर उनके परिवार का नाम नहीं तय करती, बल्कि वो खुद अपना मुकाम और नाम हासिल करते हैं। धोनी के संन्यास को लेकर प्रधानमंत्री ने लिखा कि 130 करोड़ भारतीय निराश हैं, लेकिन साथ ही पिछले 1.5 दशक में जो आपने भारत के लिए किया उसके लिए आपके आभारी भी हैं। इधर धोनी ने प्रधानमंत्री की इस चिट्ठी को ट्विटर पर शेयर करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। धोनी ने अपने ट्वीट में लिखा, एक कलाकार, सिपाही और खिलाड़ी को अगर किसी चीज़ की चाहत होती है तो वो है सराहना। उनके कठिन परिश्रम और कुर्बानी को लोग समझें और हर कोई शाबाशी दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस सराहना और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। और अब आइए बात करते हैं मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम की, जहां दूसरे दिन की भी कुछ घंटे की बारिश ने गुरुग्राम को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कें और अंडरपास पानी में डूबे हुए नजर आए, जो इमारतें हैं वो ढहने की कगार पर नजर आई। यहां तक कि गुरुग्राम नगर निगम का दफ्तर भी पानी में डूब गया। ये पानी में डूबी इमारत गुरुग्राम नगर निगम का दफ्तर है, जिसकी जिम्मेदारी पूरे गुरुग्राम में पानी के निकास के रखरखाव की भी है। जब यही दफ्तर डूबा हुआ है तो शहर के हालात कितने बदतर होंगे। आपने कहावत सुनी होगी, दिया तले अंधेरा। ये उसी की तस्वीर है। ये गुड़गांव नगर निगम का दफ्तर है, जिसकी जिम्मेदारी पूरे शहर को जल भराव से बचाने की है, लेकिन गुड़गांव नगर निगम का दफ्तर ही 2 दिन की बारिश के बाद डूब चुका है। ये तस्वीर बेहद पॉश कहे जाने वाले गुरुग्राम के सेक्टर 46 की है, जहां एक अध बनी 5 मंजिला गिरने के कगार पर है। प्रशासन इसे जेसीबी से सहारा देकर रोकने की कोशिश कर रहा है। एहतियात के तौर पर आसपास के घरों को खाली करा लिया गया है। 1 साल अराउंड से बनी रहे और अभी आसपास सब खाली करा लिया। हाँ, अभी सुबह सुबह हमको नोटिस मिला था कि खाली करके बाहर रोड पे रहने के लिए, कि कभी भी कोलैप्स हो सकता है, इधर गिरे उधर गिरे। आपका घर कहाँ पर है? ये वाला, दिस वन, ये घर वाला जस्ट सामने वाला। हाँ जी, आपने खाली कर दिया इसको? हाँ जी, अभी के लिए खाली कर दिया। एसेंशियल आइटम उठा के हम लोग बाहर हैं अभी। मंगलवार की तरह बुधवार को भी बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कें पानी में डूबी रहीं और ट्रैफिक रेंगता रहा। ऊंची कांच की चमचमाते इमारतों के नीचे भरा ये पानी दिखाता है कि प्रशासन के दावे कितने खोखले हैं। गुरुग्राम प्रशासन ने मॉनसून से पहले 46 स्थानों पर सीसीटीवी लगवाए थे, जहां जल भराव की समस्या है। गुरुग्राम विकास प्राधिकरण ने नालों के रखरखाव के लिए 3 साल में 80 करोड़ खर्च किए हैं। सीसीटीवी मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया, लेकिन 2 दिन की तेज बारिश में गुरुग्राम प्रशासन के तमाम दावे बह गए। गुरुग्राम में सहयोगी आजम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की, जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी और इसके बाद सीबीआई की पूरी टीम मुंबई पहुंच चुकी है। सीबीआई की टीम का नेतृत्व एसपी नुपुर प्रसाद कर रही हैं। इस टीम में सीएफएसएल के एक्सपर्ट भी शामिल हैं। सीबीआई टीम अगले 1 हफ्ते तक मुंबई में रहकर जांच करेगी। मुंबई एयरपोर्ट पर जब सीबीआई की टीम उतरी तो मीडिया ने टीम से कई सवाल किए, लेकिन अफसर बिना जवाब दिए वहां से रवाना हो गए। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद सुशांत के परिवार और चाहने वाले इतने खुश हैं कि जैसे उन्हें न्याय मिल गया हो। लेकिन महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल एनसीपी के नेता शरद पवार ने ये याद दिलाया है कि सीबीआई अभी तक नरेंद्र दाभोलकर केस हल नहीं कर पाई है। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीबीआई अभी तक मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है इसका पता अब तक नहीं चला है। जो सस्पेक्टेड किलर है उनको अरेस्ट किया गया है, जो मिड लेवल कॉन्स्पिरेटर है उनको भी अरेस्ट किया गया है, लेकिन इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उन तक अब सीबीआई नहीं पहुंच सकी। इसके बाद पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश, इन 3 लोगों के भी कत्ल हुए। उनके इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि एक वाइडर कॉन्स्पिरेसी थी और ये चारों मर्डर्स इंटर लिंक्ड है। तो इसके पीछे जो सूत्रधार है उनको पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये पकड़े नहीं जाते तब तक समाज में जो विवेकशील लोग है, जो फ्री थिंकर्स है, उनके लिए खतरा बना रहता है। यही वजह है कि एनसीपी नेता शरद पवार ने ट्वीट कर आशंका जताई है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच का हश्र भी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्या की जांच जैसा न हो जाए।
अभिनेत्री जिया खान खुदकुशी मामला भी अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंच पाया है। मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठने के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। मां का आरोप है कि जिया खान की हत्या की गई थी, लेकिन मामला खुदकुशी के लिए उकसाने से आगे नहीं बढ़ पाया। मामले में आरोप तय हो चुके हैं, लेकिन मुकदमा अब भी लंबित है। वो तो बहुत आसान है कहना कि सच जीतता है, पर सच तो तभी जीतेगा ना जब आप सच बोलने देंगे। जब आप सच बोलने ही नहीं दे रहे हैं तो फिर सच कैसे जीतेगा? आप तो अपने पॉलिटिकल क्लाउड्स और बॉलीवुड माफिया को सामने ले आते हैं, मैनेज करा लेते हैं, तो सच तो कभी आ ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, साल 2018 में पुणे के आरटीआई कार्यकर्ता सतीश शेट्टी हत्या के केस में सीबीआई मुकदमा शुरू करने लायक सबूत तक नहीं इकट्ठा कर पाई। साल 2006 में नवी मुंबई के कलम्बोली में हुई पवन राजे हत्याकांड की जांच भी 2 साल बाद सीबीआई को दी गई थी, लेकिन 10 साल बाद भी पीड़ित परिवार न्याय का इंतजार कर रहा है। साल 2005 के सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर में तो सभी आरोपी बरी हो गए। सोहराबुद्दीन शेख की हत्या तो साबित हुई, लेकिन उसे किसने मारा ये अब भी पता नहीं चल पाया है। पीड़ित परिवार का मुंबई पुलिस पर अविश्वास, 2 राज्यों के बीच इस केस को लेकर जारी राजनीति के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सवाल है, क्या सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएगी, या फिर पीड़ित परिवार के लिए न्याय का इंतजार बना रहेगा? मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां सख्ती बढ़ा दी गई है। रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कि शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। वहीं वीकेंड पर राज्य में लॉकडाउन रहने वाला है। फैसले के मुताबिक पंजाब में कल से रात का कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। ये कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। राज्य के सभी 167 शहरों कस्बों में वीकेंड पर लॉकडाउन रहेगा। पंजाब सरकार का ये फैसला 31 अगस्त तक लागू है। सार्वजनिक और निजी वाहनों पर पाबंदी जारी रहेगी। किसी तरह की भीड़ इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। साथ ही शादी या निधन पर रस्म अदायगी की छूट दी गई है, लेकिन राजनीतिक विरोध या इससे जुड़े कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी। और मुंबई शहर के करीब 72 नर्सिंग होम अब कोरोना के मरीजों को भर्ती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। ऐसे में इससे जुड़े जो एसोसिएशन है, उनका कहना है कि जब नाव डूब रही थी तो उन्होंने बचाया, लेकिन अब जब हालात ठीक हो रहे हैं तो उन्हें लालछन लगाकर दूर किया जा रहा है। मुंबई के इन अस्पतालों को प्रशासन ने पहले ही कार्रवाई की चेतावनी दी थी और अब करीब 72 नर्सिंग और मैटरनिटी होम को बीएमसी ने आदेश दिया है कि वो कोविड मरीज भर्ती ना करें। कोविड हैशबोर्ड से इन्हें हटाने का संदेश यूं अचानक भेजा गया, क्योंकि इल्जाम लग रहा है कि जब मरीजों की हालत बिगड़ जाती है तो छोटे नर्सिंग अस्पताल उन्हें बड़े अस्पतालों में भेजते हैं। हालांकि एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि यूं लांछन लगाना ठीक नहीं। नर्सिंग होम्स जो थे वो आपको पहले से ही बोल रहे थे कि हम नहीं हैंडल कर सकते हैं। ये हमने आपको पहले ही कहा है कि हर एक नर्सिंग होम में फिजिशियन अवेलेबल नहीं होता। मैटरनिटी हॉस्पिटल में सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट होता है, फिजिशियन नहीं होता है। हर नर्सिंग होम में आईसीयू अवेलेबल नहीं होता। हम सिर्फ वही पेशेंट्स एडमिट कर सकते हैं जो स्टेबल हैं और थोड़े ही सिम्टोमेटिक है। अगर सीरियस हो जाएंगे तो हम एडमिट नहीं कर पाएंगे, हम नहीं संभाल पाएंगे। ये हमने आपसे कहा था, लेकिन आपने फिर भी हमको रूल्स और रेगुलेशंस के तहत बांध के मजबूर किया कि हम पेशेंट्स को एडमिट करें। डिसीजन शायद सही भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से उसको अमल में लाया गया वो बहुत ही खराब था। जिन नर्सिंग होम ने आपकी नैया जब डूब रही थी तब आपका साथ दिया, उनको यूं लांछन लगा के बेइज्जत करके निकालना क्या सही है? मुंबई में कोरोना से मृत्यु दर करीब 5.5% पर है, जबकि देश का औसत 1.89% है। जानकारी के मुताबिक बीएमसी, कोविड टास्क फोर्स और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल की हालिया मीटिंग में ये बात उठी कि शहर की 40% मौतें अगर प्राइवेट अस्पतालों में हुई हैं तो इसके लिए छोटे नर्सिंग होम जिम्मेदार हैं। नर्सिंग होम का पक्ष है कि दूसरे बड़े अस्पताल जाने का फैसला मरीज और उनके रिश्तेदार लेते हैं। रिलेटिव एंड पेशेंट चॉइस रहता है कि गवर्नमेंट में जाना है या प्राइवेट में जाना है। और नर्सिंग होम में ट्रीटमेंट जो आईसीएमआर प्रोटोकॉल या बीएमसी जो अपने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के प्रोटोकॉल है उनके अनुसार ही चलती है। प्रोटोकॉल तो जो गवर्नमेंट ने बनाया उसके हिसाब से ही चलता है सब।
और दूसरी ये जो बोल रहे हैं अभी पेशेंट बैड होता है, तो कुछ ऐसे इंजेक्शन रहते हैं, ऐसी दवाइयाँ रहती है जो नहीं मिल पाती है। वैसे एनडीटीवी से बात करते हुए बीएमसी ने कहा है कि ये सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि 72 नर्सिंग होम में दूसरे मरीजों के लिए भी जगह बनाना है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोरोना वायरस के बड़े संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन का असर संगीत क्षेत्र से जुड़े कलाकारों पर भी पड़ा है। 5 महीने में उनके पैसे खत्म हो चुके हैं और वो अलग अलग काम में अब जुट चुके हैं। सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि इनके लिए भी कोई योजना बनाई जाए ताकि ये दोबारा काम शुरू कर सकें। आमतौर पर अप्रैल और मई महीने में शादी और दूसरे कार्यक्रमों में ऑर्केस्ट्रा की बहुत मांग होती है, पर इस साल कोरोना के चलते लॉकडाउन का ऐलान किया गया, जिसका असर हजारों कलाकारों पर पड़ा है। 5 महीने बाद भी इन कलाकारों के पास कोई काम मौजूद नहीं है, जिसका असर इनकी जेब पर पड़ रहा है। ऑर्केस्ट्रा देखा जाएगा तो वेडिंग शोज होते थे, तो क्राउड के वजह से वेडिंग शोज बंद हो गए। ऑर्केस्ट्रा होता था थिएटर शो में, थिएटर शो बंद हो गया, तो थिएटर शो बंद हो गया। तो ऐसा हम लोग को इतना प्रॉब्लम्स आया है कि अभी हम करें तो क्या करें। 63 साल के रविंद्र नार्वेकर पिछले 40 सालों से गिटार बजाते हैं, अब भी यही करना चाहते हैं, पर हालात इतने खराब हो गए कि अब ऑटो रिक्शा चलाकर गुजारा करना पड़ रहा है। तो अभी फिलहाल बहुत मजबूरी के साथ घर चलाने का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऑटो रिक्शा चलाते। मेरा एक दोस्त है, उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई एक शिफ्ट मेरे को चलाने को दे दो, तो सेकंड शिफ्ट में हम चलाते हैं, मॉर्निंग में वो खुद चलाता है। आमतौर पर गणेशोत्सव और नवरात्रि में भी ऑर्केस्ट्रा की बहुत मांग रहती है, पर इस साल सब कुछ फीका है। हालात ये हैं कि सचिन गिधारे जैसे कई कलाकारों को गहने बेचकर घर चलाना पड़ रहा है। मैंने खुद ने तो अपना बीवी का मंगलसूत्र बेचा है, और मेरे कितने सारे दोस्तों ने अपने बीवियों के मंगलसूत्र, अंगूठी, इतना था जेवर जो भी कमाया था हम लोग ने इतने 30-40 साल में, वो आज बेच बाज के अपना गुजारा कर रहे हैं। दवाई के पैसे जुटा रहे हैं, बूढ़े माँ बाप है कितने लोगों के। काम न होने की मार कलाकारों और उनके परिवार वालों सभी पर पड़ी है। पैसे नहीं होने के कारण अब्दुल सलाम अपने बच्चों का कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा पाए, और जब तक हालात नहीं सुधरेंगे बच्चों को घर पर ही रहना पड़ेगा। मेरी डॉटर 12th में है, एक मेरा लड़का 12th में है, एक 7th में है। सबको मैंने ये साल ड्रॉप आउट किया सर, ये साल, क्योंकि आई कैन नॉट अफोर्ड टू पे सर। मेरी डॉटर को बैफ में लेना था एडमिशन, लेकिन आई कैन नॉट टेक। मेरे बेटा SSC में है, इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, अंडर 15 खेलने वाला था इंडिया के लिए, लेकिन वो भी एवरीथिंग इज गोइंग फ्लॉप। लोगों के अच्छे समय में मनोरंजन करने वाले इन लोगों का जब बुरा समय आया तो हम सभी ने इनका साथ छोड़ दिया। ये चाहते हैं कि सरकार इन्हें फिर से काम करने की अनुमति दे ताकि चीजें सुधर सकें। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के मकान पर आखिर क्यों चला हथौड़ा। वाराणसी के जिस मकान में मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई परवान चढ़ी, उसी की दीवार पर हथौड़ा चला। दरअसल ये हथौड़ा पारिवारिक विवाद का है, क्योंकि एक पक्ष चाहता है कि इसे तोड़कर यहाँ पर व्यावसायिक केंद्र बनाया जाए, जो दूसरा पक्ष है वो चाहता है कि इसे धरोहर की तरह संजो कर रखा जाए। फिलहाल वाराणसी प्राधिकरण ने यहाँ पर चल रहे काम को रुकवा दिया है। ये मलबा कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के सुरों में सांस लेता था। ये उस कमरे का मलबा है जहां वो सुबह की नमाज के बाद रियाज किया करते थे। अब घर के संकट में सुरों का ये संसार हमेशा हमेशा के लिए बिखर गया। मैं बिस्मिल्लाह खां साहब का पड़ोसी हूँ, बगल में मेरा मकान है, और भाई साहब बड़ी दुखी मन हो रहा है इसी हालात देखकर
एक समय था जब बिस्मिल्लाह खां साहब जिंदा थे तो पूरी दुनिया के लोग आते थे, एक अधिकारी आते थे, नेता आते थे, जमावड़ा लगा रहता था। लेकिन खां साहब को इतना बनारस से प्यार था, अपने देश से प्यार था, मोहल्ले से प्यार था, वो कहीं गए नहीं। और आज उनके इंतकाल के बाद ये दुर्दशा हो रही है, इतनी शीशा लेदर हो रही है, इनके मकान की स्थिति देख लीजिए, जगह जगह गिर रहा है मकान। लेकिन साथ ये परिवार वाले कुछ आपसी विवाद की वजह से थोड़ा सा तनाव बना हुआ है। हालांकि परिवार के कुछ लोगों की दलील है कि ये टूट फूट जरूरी थी। से मकान किसी को दिया नहीं गया है। आप मकान की स्थिति देख रहे हैं, आप नीचे से ऊपर आए हैं देखते हुए, नीचे से कंडीशन आप देख लीजिए। अगर मैं नीचे सपोर्ट या कुछ नहीं करूँगा ये मकान मेरा बैठ जाएगा नीचे तक पूरा। और मैं लोड कम करने के लिए ऊपर दीवार गिरे, मैं उसको गिराया नीचे दीवार। उस्ताद के 5 बेटे थे जिनमें 3 की मौत हो चुकी है, बाकी पूरा परिवार इसी घर में रहता है। परिवार की माली हालत अच्छी नहीं है तो कुछ को लगता है यहाँ दुकानें बनवा दी जाएं ताकि रोजी रोटी चल सके। हालांकि संगीत से जुड़े लोग इस तोड़फोड़ से दुखी हैं। बाबा भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब, जिनका घर हम सभी कलाकारों के लिए एक मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने साधना किया था और आखिरी सांस तक उसी कमरे में रहे, कहीं नहीं गए बनारस छोड़कर। अपने इस कमरे को छोड़कर हमारे बनारस के डीएम और कमिश्नर जी से मेरा गुजारिश है कि वो कमरा, वो याद पूरे भारतवासी का है, वो बचा लिया जाए। इस बीच ये मसला उछला तो वाराणसी विकास प्राधिकरण ने काम रुकवा दिया। हालांकि हृदय योजना के अंतर्गत उस्ताद के मकान को संरक्षित किया जाना है, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। अब संगीत जगत के लोग चाहते हैं कि इस घर को धरोहर घोषित किया जाए। घर की डेहरी पर बजने वाले जिस वाद्य यंत्र शहनाई को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने अपनी फूंक से घर के आंगन में जगह दिलाई, आज उन्हीं के घर के आंगन में उनके मकान को लेकर विवाद हो रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो आगे आए और उनके मकान और परिवार की हिफाजत के लिए कोई रास्ता निकाले। वाराणसी से अनुज के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।